हेलो हेलो, कैसे हो भाई? कैसे हो मेरे चीतो? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आई होप आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियरली समझ आ रही होंगी। ठीक है, आवाज़ पहुंच रही होगी, वीडियो स्क्रीन दिख रही होगी। तो जो हमने सीरीज चलाई हुई है एमसीक्यू माइक्रोबायोलॉजी के, तो उसका आज होने वाला है सर लेक्चर नंबर 8। और अभी तक 10 वीडियो जिस टॉपिक से रिलेटेड चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, ये क्लास यहाँ ने लिखी है एनआईबी के लिए है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आप वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआरई, पीजीआई, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, डी ट्रिपल एस बी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, आईसीएआर, किसी का भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें माइक्रोबायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो सभी के लिए हेल्पफुल है। वेदर यू आर ए एमडी स्टूडेंट, वेदर यू आर ए एमएससी स्टूडेंट, और वेदर यू आर ए बीएससी स्टूडेंट, सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एमसीक्यू ही डिस्कस नहीं करता हूँ, इसमें आपको इन डेप्थ इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है टॉपिक की। ठीक है, यानी कि एक टॉपिक एक तरह से आपका रिवाइज हो जाता है। मान लो क्वेश्चन है ईयर सीनियर के ऊपर, तो पूरा पूरा आपका टॉपिक रिवाइज हो जाता है। देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है और आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में आ रहे हो, तो आपके लिए तब बिल्कुल बेनिफिशियल है। देखिए, पढ़ना तो आपको बुक से पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देख के आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने एक कतई नहीं बोला। ठीक है, और ना कभी बोलूंगा भाई, क्योंकि भाई मैं तो बहुत लिमिटेड पढ़ाता हूँ। बुक में जो दिया हुआ है ना उसको पढ़ो। ठीक है, बुक को अगर एक बार पढ़ोगे ना, तो आपके एक एग्जाम नहीं, आपके 10 एग्जाम निकल जाएंगे अगर आप बुक पढ़ोगे। अगर आप सिंपल ऐसे क्या है कि भाई एमसीक्यू करने हैं, फिर तो भाई भूल जाओ, क्योंकि अब है कंपटीशन। ठीक है, अब कंपटीशन का दौर है। अब ये वो हो गया कि बस दो बुक के 2 पेज पढ़ के अपना हो गया सिलेक्शन। ये कोई थ्योरी एग्जाम नहीं है आपका। आप हो रण क्षेत्र में। ठीक है, रण क्षेत्र में हो, आप युद्ध में हो, तो आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, और जो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी एक वीडियो पर एक कमेंट भी आता है, तो ही मेरे लिए वो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर एक बच्चे को भी मेरी वीडियो समझ में आ रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देखते हैं लोग, ठीक है, सपोर्ट भी करते हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं। चल, शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चेतन, एंड आई हैव डन माई बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, एंड आई वर्कड इन वेरियस ICMR project, CSI, ICMR, DHR project in PGI, and I also worked in Department of Pathology, एम्स रायबरेली। एम्स रायबरेली में भी काम कर चुका हूँ मैं। आप ब्लॉग भी डाला हुआ है, तो अगर आप ब्लॉग भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपना शुरू करते हैं लेक्चर। और बीच बीच में आपसे मैं रिसर्च से रिलेटेड बातें भी करता रहूंगा, कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ने के लिए नहीं है। इस चैनल पर आपको थोड़ा बहुत रिसर्च का कंटेंट भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों के चार क्या है, माइकोबैक्टीरियम के जो स्पीसीज है ना, उनके नाम है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, इसमें कौन सी स्पीसीज इंक्लूड नहीं है इस ऑप्शन में से। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सेप्ट ढूंढना है। और ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। ठीक है, मोस्टली इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसी से आपकी नॉलेज पता लगती है। ठीक है, ऐसे मतलब आपने रट लिया कोई चीज, तो वो आपको ज्यादा देर तक आप उसको नहीं रख सकते अपनी मेमोरी में। अगर आपने किसी चीज को इन डेप्थ समझा है, अगर आपने समझा है, तो आप को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है। बिल्कुल रटने का सब्जेक्ट नहीं है भाई। किसने बोल दिया रटने का सब्जेक्ट है? ठीक है, जिन जो बोल रहे हैं ना रटने का सब्जेक्ट है, उनको इंटरेस्ट है ही नहीं माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भाई प्योर कंसेप्ट वाला। हाँ, थोड़ा बहुत है, ये है कि आपको याद रखनी पड़ती है चीजें। अब देखो, वो तो हर किसी भी लाइन में जाओगे, बाइक मिस्ट्री पढ़ोगे आप, वहां भी आपको साइकिल तो याद रखनी पड़ेगी। लेकिन रटने वाला बिल्कुल भी नहीं, इतना मैं बता दूं। ठीक है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। समझ के पढ़ो, आपको सारे क्लियर आपके डाउट होते जाएंगे। ठीक है, तो कोई इस क्वेश्चन का पहले आंसर बता देता हूँ मैं, फिर इसकी हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिस। माइकोबैक्टीरियम जो स्मैग्मेटिस है, ये इसका जो है इसका राइट आंसर है। तो वो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड नहीं होता। अब इसका इन डेप्थ हम देखते हैं, इसका इन डेप्थ
मतलब एनालिसिस देखते हैं इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ग्रुप, ठीक है। ब्रॉडली तीन मेन ग्रुप में माइकोबैक्टीरियम को क्या है, क्लासिफाई किया गया है। और वो कौन से हैं सर, वो ये है, एक तो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं एमटीबीसी, ठीक है। कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि एक्सपैंड द एमटीबीसी, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो एमटीबीसी की फुल फॉर्म पूछ लेगी, या कई बार एनटीएम की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, यहाँ पर एनटीएम की ये पूछी गई है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्गेनिज्म है, जो माइकोबैक्टीरिया, वो है आपका, एक तो हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इटसेल्फ, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इंक्लूड है। और ये सारे के सारे हैं स्लो ग्रोइंग एंड ओब्लिगेट पैथोजन। देखो यहाँ पर ओब्लिगेट पैथोजन लिखा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, ओब्लिगेट है ये लोग, ठीक है। उसके बाद है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम जिसको बोलते हैं आपके एनटीएम, ठीक है। एनटीएम, ये एक साइंटिस्ट थे रूयोन, ये रूयोन ने क्लासिफिकेशन दिया था ये, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो, क्योंकि देखो टीबी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर माइक्रो से आपका सब्जेक्ट है तो टीबी टीबी से पॉसिबल है कि क्वेश्चन बनेगा, बट क्यों? क्योंकि भाई देखो, आजकल क्या चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसको बोलते हैं एनटी ईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और अभी टीबी डे अभी था पीछे, 24 मार्च को टीबी डे था, वर्ल्ड टीबी डे। 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी डे, टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द टीबी, ठीक है। क्योंकि टीबी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। हमारे देश में टीबी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग उसमें एक आपको डॉट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, इसको अपनी कॉपी में लिखा करो, डॉट की, डॉट सेंटर होते हैं, जो डॉट सेंटर होते हैं ना, ठीक है। डॉट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। बहुत सारी चीजें हैं, देखो टीबी अपने आप में एक हॉट टॉपिक है, तो जो चीज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं मेन मेन पॉइंट, रियोन क्लासिफिकेशन आपसे पूछ सकते हैं, उन्होंने क्या किया, जो रियोन क्लासिफिकेशन है वो उन्होंने मतलब जो न्यून टोब्रिकुलस माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है, नॉन टोब्रिकुलर कौन से सर, जो कि एनवायरमेंट से मिल मतलब एनवायरमेंट में, जैसे कि एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, ठीक है। ये इन्होंने जो रियोन थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्रोथ रेट और पिगमेंटेशन, एक पॉइंट और ऐड कर लो यहाँ पर, पिगमेंटेशन, ग्रोथ रेट और पिगमेंटेशन का क्राइटेरिया इन्होंने रखा था। मैंने अगली स्लाइड में भी ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रोथ रेट एंड पिगमेंटेशन के बेस पे इन्होंने डिवाइड किया था एनटीएम को। कैसे डिवाइड किया था, एक तो थे स्लो ग्रोवर एनटीएम, एक है रैपिड ग्रोवर एनटीएम, यानी कि दो टाइप के नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया है, स्लो ग्रोवर, रैपिड ग्रोवर। स्लो ग्रोवर में कौन से हैं, स्लो ग्रोवर में माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम कंसाई, माइकोबैक्टीरियम जिनोप्सी, माइकोबैक्टीरियम मरीनम, ठीक है। उसके बाद है रैपिड ग्रोवर में है माइकोबैक्टीरियम एब्सेस कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम फोर्टियम, माइकोबैक्टीरियम सिलोन एंड माइकोबैक्टीरियम देखो स्मैग्मेटिस का आ गया ना नाम, तो ये क्या है स्मैग्मेटिस, क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स में कौन सा नहीं है, तो स्मैग्मेटिस नहीं है, क्योंकि स्मैग्मेटिस तो एनटीएम में आता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के बारे में बात करें तो लेप्रोसिकोज करता है ये, ठीक है। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है, ये आप इसको इन विट्रो में ग्रो नहीं करवा सकते, आप इसको इन विट्रो यानी कि आप इसको लैब में ग्रो नहीं करवा सकते, लैब में जो कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया पे आप इसको ग्रो नहीं करवा सकते। इसको आपको एक तो, या तो आपको एनिमल इनोकुलेशन करना पड़ेगा, एनिमल इनोकुलेशन करना पड़ेगा। एनिमल इनोकुलेशन कहाँ पे करोगे, एक होती है आर्मीडिलो, आर्मी डिल्लो। तो आर्मी डिल्लो में इसको हम क्या करते हैं, ये एक लेबोरेटरी एनिमल होता है, ठीक है, इसमें हम इसको इनोकुलेशन करते हैं, इसमें हम इसको कल्टीवेट करते हैं लेप्रा को, ठीक है। लेप्रा क्या करता है, मोस्टली जो फेस वाले एरिया है इसको ये अफेक्ट करता है लेप्रा, और लेप्रा इंट्रासेलुलर पैथोजन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेप्रा के बारे में पता होनी चाहिए, लेप्रोसिकोज करता है, ठीक है। तो लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। और अभी 24 मार्च को जब टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम था, तो मैं अपना, चलो ये डिस्कस करने के बाद फिर बताऊंगा। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन टूल्स एंड टेक्सोनोमी, इसमें देखो रूयोन ग्रुपिंग हो गया ना, रूयोन ग्रुपिंग, रूयोन ग्रुपिंग क्या है, एक मतलब ट्रेडिशनल टू मतलब ट्रेडिशनल है ये, ट्रेडिशनल टूल लगा लो, ट्रेडिशनल मेथड लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एनटीएम बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट एंड पिगमेंटेशन, ठीक है। जैसे कि फोटोक्रोमोजन, स्कोटोक्रोमोजन, नॉन फोटोक्रोमोजन, फोटोक्रोमोजन जो लाइट को मतलब कि उन्होंने वो जब मैंने आपको डिस्कस किया ना ये वाला रैपिड ग्रोवर और ये, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट तो आपका ये हो गया स्लो ग्रोवर, रैपिड ग्रोवर, एंड बेस्ड ऑन आपका पिगमेंट प्रोडक्शन ये हो गया फोटोक्रोमोजन, स्कोटोक्रोमोजन एंड नॉन फोटोक्रोमोजन। तो ये भी आपको याद रखना रूबियोन क्लासिफिकेशन, ठीक है।
उसके बाद सर बात करें तो आजकल क्या हो गया सर, एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं सर। एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं सर। एडवांस टेक्निक कौन सी सर? जैसे कि आपका मोलिकुलर मॉलिक्यूलर, ठीक है, आपकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो आपने सुना होगा, माल्टीटोफ जिसको बोलते हैं, माल्टीटोफ माल्टीटोफ की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिटेक्शन एंड आयोनाइजेशन टाइम ऑफ लाइट। तो आजकल मॉलिक्यूलर से कैसे सर, जो आपकी सीक्वेंसिंग होती है, सीक्वेंसिंग आपको पता होगा, आजकल सीक्वेंसिंग हाई मतलब कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सीक्वेंसिंग होती है 16S राइबोसोमल आरएनए जीन, इसमें टारगेट करते हैं हम। 16S23 राइबोसोमल इंटरनल ट्रांसक्राइब स्पेसर, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर। आजकल मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर की जो टेक्निक्स है वो करंटली यूज में आ रही है ना, और हाउसकीपिंग जीन, ये सारे के सारे जीन को हम इसमें टारगेट करते हैं जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो जैसे कई बार हमें भी अगर अपनी रिसर्च अपनी लैब में, जैसे मैं थोड़ा अपना बता देता हूँ, तो हम भी कई बार क्या होता है, मान लो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऑर्गेनिज्म और हमें उसका कंफर्मेशन चाहिए, यानी कि कोई रेयर ऑर्गेनिज्म अगर हमें मिला, ठीक है, कोई रेयर, तो हम उसके कंफर्मेशन के लिए हम फिर उसकी सीक्वेंसिंग करवाते हैं, ठीक है। सीक्वेंसिंग से फिर हमें वो पता लग जाता है, सीक्वेंसिंग से कि वो कंफर्म्ड पैथोजन है, ठीक है। जैसे हम सीक्वेंसिंग करवाते रहते हैं पीजीआई चंडीगढ़ में, क्योंकि सेंटर है वहाँ पर बहुत बड़ा माइकोलॉजी का, तो वहाँ पर हम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है सीक्वेंसिंग, ठीक है। काफ़ी जल्दी आपको इसमें रिजल्ट मिल जाता है, और इस वजह से आप पेशेंट को बचा सकते हो, आपको पता लग जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद से बात करें तो टीबी डिजीज, टीबी एमटीबी से खोज किया जाता है, ठीक है, जो कि मेजर हेल्थ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है। क्योंकि आजकल जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आ रहा है, जिसको बोलते हैं एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और एक्सडीआर का मतलब हुआ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। उसके बाद जो आपका नॉन ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोज करते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके कॉमनली जो पल्मोनरी इन्फेक्शन है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स कोज करता है, माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस कोज करता है, ठीक है। ये क्या कोज करते हैं? ये आपके सॉफ्ट टिश्यू लिम्फेडेनाइटिस, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है ना, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स कोज करता है। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। तो टीबी एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कौन सा टॉपिक की थ्योरी चाहिए, यानी कि आपका वन शॉट लेक्चर कौन से टॉपिक का चाहिए, तो मैं आपको बना दूंगा, नहीं तो आपके एमसीक्यू वाले लेक्चर तो चल ही रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि टीवी के बारे में इतना जो कुछ मैंने आपको समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं कुछ आपसे डिस्कस कर रहा था, मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपसे, मैंने बोला था मैं एक बार डिस्कस करूंगा, क्या होती है, मैं बात ही भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये थे सारे गाइस इसकी टीवी की, हाँ याद आ गई। तो अभी क्या था कि टीवी डे बनाया था हमने 24 मार्च को, 24 मार्च को टीवी डे बनाया था। तो टीवी डे जब बनाया था तो मैंने एम्स दिल्ली ने एक वेबिनार कंडक्ट किया था, वेबिनार, ठीक है, एक वेबिनार कंडक्ट किया था। तो उस वेबिनार में मैंने पार्ट लिया, उसमें मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली भाई, क्योंकि उसमें हमने एक प्रोफेसर थे, आई थिंक वो आईसीएमआर के प्रोफेसर थी, ठीक है, मैम आईसीएमआर की थी। तो उन्होंने ना टीबी डायग्नोस्टिक के ऊपर ना एक सेशन लिया, टीबी डायग्नोस्टिक टेक्निक, उसमें उन्होंने सारी टेक्निक डिस्कस करी, कौन सी पहले यूज होती थी, कौन सी करंटली यूज हो रही है, कौन सी फ्यूचर में यूज होने के चांसेस है। तो काफी हेल्पफुल लगा, मैंने ना लिंक्डइन पे उसका पोस्ट किया है, लिंक्डइन, ठीक है। अगर आप लोग मेरे से लिंक्डइन पर कनेक्टेड नहीं हो तो लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो, इफ यू आर ए रिसर्चर, ठीक है, रिसर्च एंथुसियास्ट हो तो वो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने वहाँ पर एक पोस्ट भी किया था कि, मतलब मैंने पोस्ट तो किया कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मुझे क्या क्या वहाँ से सीखने को मिला। बहुत सारा चीज़ है जो मैं लिंक्डइन पर पोस्ट करता रहता हूँ, और मेरे वहाँ पर फॉलोवर भी काफ़ी है, ठीक है, फॉलोवर भी काफ़ी है मेरे, 1000 प्लस वहाँ पर कनेक्शन है। तो ये भी माइलस्टोन है मेरे लिए, तो 1000 प्लस कनेक्शन है लिंक्डइन पर। तो वहाँ जाकर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये था टीबी के ऊपर। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्टिनोमाइस्टीज, ठीक है, विच एक्टिनोमाइस्टीज इज एसिड फास्ट। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ना मैंने पहले भी किसी न किसी वीडियो में डिस्कस किया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है। आप बताना कौन सी वीडियो में किया, अगर आप लोग रेगुलर मेरे व्यूअर हो तो। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि ये सारे के सारे एक्टिनोमाइस्टीज के एग्जाम्पल है, तो इनमें से कौन सा है जो एसिड फास्ट है? तो जो इसमें से जो एसिड फास्ट है ना, वो है आपका नोकार्डिया। नोकार्डिया एसिड फास्ट है सर। नोकार्डिया आपको पता होगा क्या खोज करता है, नोकार्डिया भी बहुत सारे इन्फेक्शन खोज करता है। तो नोकार्डिया है वो आपका एसिड फास्ट है। नोकार्डिया के बारे में चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैंने सबके बारे में डिस्कस किया है, एक्टिनोमोडुरा के बारे में डिस्कस किया आगे स्लाइड में, एक्टिनोमाइसीज के बारे में,
स्ट्रेप्टोमाइसिस के बारे में, ये नाम आपको थोड़े थोड़े सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन ये अलग अलग डिजीज खोज करते हैं। देखो इस जो हमारा ये चैनल है, इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रटाना कि बस क्वेश्चन पढ़ लो, ये आ गया, ये एसिड फास्ट है, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस पॉइंट से आए हो इस चैनल पर तो आप बहुत गलत जगह पे आए हो, आप कहीं और जाओ। अगर आप पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो, नॉलेज गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो मैं बात कर रहा था एक्टिनोमाइसिटीज की, ठीक है। तो नोकार्डिया है जो वो एसिड फास्ट होता है। अब नोकार्डिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नोकार्डिया क्या है, एक तो एरोबिक है, ठीक है, एरोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है, दैट इज फाउंड इन यूबिक्विटसली इन सोयल, सोयल में पाया जाता है, वाटर में और डिकेइंग वेजिटेशन में। क्योंकि नोकार्डिया एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, तो ये खोज करता है डिजीज आपके पल्मोनरी भी, क्यूटेनियस भी और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन भी, जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उनमें, ठीक है। और नुकार्डिया को हम देखते कैसे हैं, निकार्डिया की जो अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोपी में, वो होती है आपकी ब्रांचिंग बीडेड मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ब्रांचिंग ब्रांचिंग बीडेड मॉर्फोलॉजी होती है नोकार्डिया की। और ये होते हैं वीक एसिड फास्ट स्टेनिंग। वीक एसिड फास्ट स्टेनिंग का मतलब क्या है गुरुजी? वीक एसिड फास्ट स्टेनिंग का मतलब है कि भाई इसके लिए हम करते हैं कोल्ड जेडन स्टेन, कोल्ड जेडन स्टेन। कोल्ड जेडन में कोल्ड क्यों बोलते हैं सर इसको? इसको इसलिए बोलते हैं इसमें हम हीटिंग नहीं यूज करते, ठीक है, हीटिंग नॉट इन यूज। हीटिंग नहीं यूज करते तो सर फिर वो जो हमारी कार्बन फ्यूक्सिन है वो पेनिट्रेट कैसे करेगी सर? क्योंकि इसकी तो ग्लाइकोलिक एसिड तो इसमें भी पाया जाता है, तो कैसे पेनिट्रेट करेगी? वो करेगी सर, हम फिनोल की कंसेंट्रेशन को इसमें इंक्रीज कर देंगे, फिनोल कंसंट्रेशन इंक्रीज, रादर देन हीटिंग भी करें, हम करेंगे फिनोल कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और इसके लिए सर नोकार्डिया के लिए 1% H2SO4 यूज करते हैं सर, हम आई थिंक 1% ही करते हैं ना, मैं अभी यार थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, देख लेना, ठीक है, आई थिंक 1% ही करते हैं, ये 0.1% करते हैं, मुझे अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा छोटा छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये कई बार मैं भूल जाता हूँ निवास, तो आप देख लेना। H2SO4 तो आपको पता ही है, जो आप किस लिए यूज करते हो, डिसकलराइजिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, डिकलराइजिंग एजेंट। तो वीक एसिड फास्ट ट्रेडिंग है ये। नोकार्डिया स्पीसीज है वो एक तो स्लो ग्रोइंग है, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंटली इट लीड टू मोर्बिडिटी ड्यू टू, बिकॉज ये जो डिजीज खोज करता है वो खोज करता है एब्सेस फॉर्मेशन, पोटेंशियल डिसेमिनेशन, ठीक है, ऑफन रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। मेरे यहाँ पर लैब में हमने एक बार एक नोकार्डिया का केस क्या किया था, नोकार्डिया का हमने एक केस था जो वो हमने यहाँ पर बनाया था, केस रिपोर्ट बनाया, मतलब हमने केस, मतलब नोकार्डिया को हमने अपने लैब में फाइंड आउट किया था। तो काफी अच्छा मूवमेंट था मेरे लिए जब मैं नया नया गया था लैब में। तो वो बीएचआई जो ग्रोथ है ना, बीएचआई अगार होती है जो, आपको पता है माइकोलॉजी में दो टाइप की अगार यूज होती है, एचडीए, बीएच, बहुत सारी अगार तो बहुत सारी होती है। तो प्राइमरी मीडिया ये है, तो बीएचआई के उसको मतलब जो बीएचआई के ऊपर उसकी ग्रोथ आ रही थी, बीएचआई के ऊपर ग्रोथ आ रही थी उसको, और टिश्यू मतलब सैंपल था हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, आई थिंक पेरिकार्डियल फ्लूइड ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है बात को। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड में हमें नोकार्डिया मिला था, और काफी हमारे लिए प्राउडफुल मूवमेंट था वो, ठीक है। ऐसे हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है वो फाइंड आउट किया अपने लैब में, और होपफुली आगे भी करेंगे भाई, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी नोकार्डिया में भी अभी क्या है कि मतलब कि एक तो ये आपको नोकार्डिया के बारे में आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि वीक एसिड फास्ट होता है, ठीक है, नोकार्डिया स्पीसीज डिजीज कौन से खोज करता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, तो ये आप नोकार्डिया के बारे में याद रख सकते हो। उसके बाद सर स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या होती है सर? स्ट्रेप्टोमाइसिस है सर आपकी, एक तो है ये ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है सर, फिलामेंटस है, ये भी आपके सोयल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, एक्टिनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। और इनको बोलते हैं बायोफैक्ट्री, बायोफैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर जो आपकी 70 to 80% जो नेचुरल बायोएक्टिव प्रोडक्ट है ना, जैसे कि आपकी बहुत सारी जो एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक है वो आपकी क्या कौन प्रोड्यूस करती है, वो करती है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। 2/3, नियरली 2/3 जो एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसमें एक तो हाई जीसी कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा यूज है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के बारे में आपको सिर्फ यही बात रखनी है, एक तो ये ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेंटस है, सोल्ड वैली। उसके बाद सर एक्टिनो मधुरा, एक्टिनो मधुरा क्या सर? एक्टिनो मधुरा, मधुरा से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कुछ मधुरा मधुरा आपने सुना होगा माइकोलॉजी में, मधुरा माइकोसिस आपने सुना होगा माइकोलॉजी में। एक्चुअली में जो मदुरई डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां से इसका नाम पड़ा है, मदुरई जो डिस्ट्रिक्ट है, मदुरई डिस्ट्रिक्ट आई थिंक तमिलनाडु में है जहां तक मुझे पता है, ठीक है।
तो जो जिन्नस है, एक तो ये एरोबिक है, एक्टिनोमोड्रा एरोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, फिलामेटस बैक्टीरिया है, जो कि फैमिली थर्मोस्पोरिएसी से बिलोंग करती है। ठीक है, फैमिली थर्मोस्पोरिएसी। ये बैक्टीरिया जो एक्टिनोमोड्रा है, ये भी सॉइल में पाए जाते हैं, और एक्सीडेंटल जब इसका ट्रोमा वगैरह से ये अंदर चले जाते हैं, ये सीरियस इन्फेक्शन कोज करते हैं, जिसको बोलते हैं माइसीटोमा। ठीक है, माइसीटोमा कोज करते हैं ये एक्टिनोमाइसीटोमा। ठीक है, और ये आपका एक सोर्स भी है नोवल बायोएक्टिव कंपाउंड का। ठीक है, तो नोकार्डिया के बारे में ये सब आपने पढ़ा, उसके बाद में थोड़ा सा आप माइसीटोमा के बारे में पढ़ते हैं। माइसीटोमा ये भी फंगल इन्फेक्शन है भाई, फंगल इन्फेक्शन है, डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एक्टिनोमाइसीटोमा की क्या है? एक तो ये जो एक्टिनोमोड्रा स्पीसीज है ना, मोस्टली जो एक्टिनोमोड्रा मदुरई हो गया, एक्टिनोमोड्रा पेलिटेरी हो गया, या एक्टिनोमोड्रा मैक्सिकाना हो गया, ये मेजर पॉजिटिव एजेंट है जो कि एक्टिनोमोड्रा माइसीटोमा है। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन मैंने बताया है, अगर सोयल में है तो एक्सीडेंटल, जब आपका पैर वगैरह में जब ट्रॉमा हो जाता है। मुझे अभी भी याद है कि एक पेशेंट आया था जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे थे माइसीटोमा अपने लैब में। ठीक है, तो उसने दिखाया, फिर हमें पैर की यहाँ पर उसके प्रॉब्लम है नीचे पैर में, तो हो सकता है उसको, आई थिंक, एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया, और हमें हिस्ट्री मिली थी कि वो एक फार्मर थे। ठीक है, तो ऐसे आप, जब आप लैब में ऐसे साइंटिफिकली जब आप काम करते हैं ना, तो एक अलग मजा आता है। फिर उसमें ना आपको ये नहीं पता लगता कि, मतलब आप लोग काम करके, मतलब आपको ये नहीं पता लगता कि कैसे आपका दिन चला गया, मतलब एक इंटरेस्ट पैदा होता है जब आप ऐसे काम करते हो। ठीक है, तो मेरी तो आदत यही है कि इंटरेस्ट लेके काम करो, तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और अपने काम से प्यार करो। मैं माइक्रो की बात नहीं कर रहा, मैं माइक्रोबायोलॉजी की ही बात नहीं कर रहा। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आप कोई भी लिटरेचर उठा लो, स्पोर्ट्स उठा लो, ठीक है, कोई भी उठा लो आप, अगर आपको अपने प्यार है काम से, ठीक है, अपने काम से प्यार है, तो आप जरूर आगे बढ़ोगे गाइस। भगवान है ना, सब कुछ देखता है, वो देखता है कितना बंदा डेडिकेटेड है, कितने उसमें जोर है, तो बहुत सारी चीजें हैं यार। ठीक है, तो अगला है सिम्टम। सिम्टम कोज करते हैं सर ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव ग्रेन्यूल होते हैं, इसमें ना ग्रेन्यूल बनते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूलोमेटस इन्फेक्शन कोज करता है, जो कि सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एब्सेस और साइनस ट्रैक्ट विद ग्रेन्यूल, इसमें ग्रेन्यूल्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग होती है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स। उसके बाद कॉमन एजेंट आपका एक्टिनोमुद्रा मदुरई है, जो कि एक्टिनोमाइसीटोमा का कॉमन एजेंट है, और ये पाया जाता है आपका सूडान हो गया, मैक्सिको हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे देश है, इनमें ये माइसीटोमा बेल्ट के नाम से जाना जाते हैं सारे देश, यानी कि इन देशों में ये प्रेविलेंट है। मैक्सिको हो गया, इंडिया हो गया, और आपको पता है ये सारे कंट्रीज कैसे है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज है ये सारे के सारे, ट्रॉपिकल यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा थोड़ी गर्मी पड़ती हो, ट्रॉपिकल कंट्रीज है ये सारे के सारे। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस क्या है सर? एक्टिनोमुद्रा के बारे में तो आपको पता लग गया। एक्टिनोमाइसिस है सर ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस anaerobic to microaerophilic bacteria that normally colonize the human mouth। देखो, ये नॉर्मली कॉलोनाइजर है ह्यूमन माउथ में, जीआईटी में और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। ठीक है, वहां कॉमनली बीइंग, क्योंकि देखो कॉमन्सल फ्लोरा है, तो ये आपका एक्टिनोमाइकोसिस कोज करते हैं, जो कि एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फेक्शन है। इसमें भी एब्सेस बन जाते हैं पेशेंट को। इसमें आपको करेक्टरिस्टिकली आपको इसमें सल्फर ग्रेन्यूल मिलेंगे आपको। क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो ऐसे ऐसे वर्ड उठाता है, सल्फर ग्रेन्यूलिसिस फाउंड इन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो एक्टिनोमाइसिस में सल्फर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है एक्टिनोमाइसिस में। तो मोर देन 30 स्पीशीज ऑफ एक्टिनोमाइसिस स्पीशीज एग्जिस्ट, जिसमें से जो आपके 70% जो इन्फेक्शन है वो ये दो स्पीशीज करती है, तो एक्टिनोमाइसिस इजरायली और एक एक्टिनोमाइसिस जरी। इसका नाम तो बहुत ज्यादा चलता है इजरायली का, तो एक्टिनोमाइसिस इजरायली। तो ये था गाइस माइसीटोमा के बारे में, ये था एक्टिनोमाइसिस के बारे में, ये था स्ट्रेप्टोमाइसिस के बारे में। आई होप आपको अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक थम्स अप कर दीजिए अगर अभी तक वीडियो में बने हुए तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए फेसबुक पेज को। ठीक है, तो उसके बाद सर कोई भी डाउट हो तो डीएम, ये मेरी आईडी है, और लिंक्डइन पर अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। इस के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको तब मिलेंगे जब आप लोग मैसेज करो, ऐसे नहीं देता मैं। ठीक है, अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो मैं क्यों नहीं देता, क्योंकि भाई फ्री का कंटेंट है, लोगों को जब फ्री का कंटेंट मिलता है तो उसकी कदर नहीं होती, जब आप लोग मैसेज करोगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है सर बाइपोलर स्टेनिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है सर बाइपोलर स्टेनिंग के ऊपर। अब देखो बाइपोलर स्टेनिंग के ऊपर ना लोगों को पता तो होता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसके अलावा और कौन कौन सा बैक्टीरिया है जो बाइपोलर स्टेनिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो बाइपोलर स्टेनिंग के ऊपर लोगों को मतलब बच्चों को पता होता है कि इसका, वैसे तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, यर्सीनिया पेस्टिस है, ठीक है, जो कि प्लेग कोज करता है। प्लेग जो कोज करता है, तो वो मतलब उसमें पाई जाती है बाइपोलर स्टेनिंग। ऐसी जो बाइपोलर स्टेनिंग होती है ना, जैसे ऐसे टर्मिनल पे ऐसे स्टेन जो पार्टिकल होते हैं वो ले लेते हैं, बीच में बैक्टीरिया ऐसे क्या रहता है वो आपका खाली रहता है, मतलब इसको बोलते हैं सेफ्टी पिन अपीयरेंस, जिसको बोलते हैं सेफ्टी पिन अपीयरेंस। सेफ्टी पिन अपीयरेंस जो कि होती है, ठीक है, सेफ्टी पिन होती है ना इसे लगाने वाली, तो सेफ्टी पिन की जैसी अपीयरेंस मिलती है। तो उसके अलावा सर बाइपोलर स्टेनिंग और कौन से बैक्टीरिया है जो जो प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो सबसे पहले बाइपोलर टेन के बारे में ऊपर लिखा हुआ जो मैंने बता दिया, दोनों एंड पर जो पोल्स होते हैं सेल के, वहां पर आपको लिविंग जो सेंटर जो लाइट और अनकलर्ड एरिया मिलता है आपको। ये मैंने अपनी लैब में भी देखा हुआ है, बाइपोलर स्टेनिंग सेफ्टी पिन अपीयरेंस। दिस फिनोमेना इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद yersinia, ठीक है, पेस्चुरेला, ये याद रखना है। Yersinia pasturella, Pasturella multicocida, and some Burkholderia species also produce the bipolar staining. And bipolar staining can be visualized by Basin stain, right, Dimsa stain और ग्राम स्टेन में भी bipolar staining। मुझे अभी भी याद है एक बार मैंने एक ग्राम स्टेन किया था, एक ब्लड फ्लैग पॉजिटिव का ग्राम स्टेन किया था, और उसमें मुझे बाइपोलर स्टेनिंग देखने को मिली थी। ठीक है, बाइपोलर स्टेनिंग उसमें मुझे देखने को मिली थी। मैंने बाद में उसका रिजल्ट देखना भूल गया कि क्या था ऑर्गेनिज्म। तो उसमें बाइपोलर थोड़ी थोड़ी मुझे देखने को मिली थी। नेक्स्ट है वो सर, ये था सर आपका बाइपोलर स्टेनिंग के बारे में। बाकी इसमें और बहुत सारे आप चीजें जो सैल्मोनेला के बारे में आप बहुत सारी चीजें को पता होना चाहिए, क्लेब्सिella के बारे में आपको बहुत सारी चीजों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्लेब्सिella सर, क्लेब्सिella निमोनी, आपको पता होगा क्लेब्सिella निमोनी एक स्पीसीज होती है। और क्लेब्सिella क्या है सर, क्लेब्सिella सर इसकी जो कॉलोनी होती है वो ड्यू टू म्यूकस, मतलब उसकी कॉलोनी मतलब ये ऐसे HVKPN आपने नाम सुना होगा, ठीक है, HVKPN क्लेब्सिella निमोनी, ठीक है। तो बड़ी ही मतलब म्यूकोइड कॉलोनी होती है इसकी, बड़ी ही म्यूकोइड कॉलोनी होती है क्लेब्सिella की। सैल्मोनेला पता होगा भाई, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी क्या कोज करता है सर, एंटेरिक फीवर कोज करता है सर, ठीक है। सैल्मोनेला के लिए अगार आपको पता होनी चाहिए, XLD यूज करते हैं सर हम सैल्मोनेला के लिए। सैल्मोनेला शिगेल्ला अगार भी आप हम करते हैं। उसके बाद सर सैल्मोनेला के बारे में और क्या याद रख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टैफ ओरियस का सर सिलेक्टिव मीडिया MSA होता है सर, मैनिटोल साल्ट अगार, ठीक है। लुडलाम्स मीडिया सर, लुडलाम्स मीडिया सर यूज करते हैं सर स्टैफ ओरियस के लिए। और सर स्टैफ ओरियस, और सर क्या क्या, स्टेफाइलोकोकल स्काल्डिल स्किन सिंड्रोम, ये होता है सर टॉक्सिन मीडिएटेड सर स्टेफाइलोकोकल स्काल्डिल स्किन सिंड्रोम, ये भी आपको याद रखना है। स्टैफ के बारे में पूरी क्लास हो सकती है एक, वो तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है सर, मैं बात कर ही रहा था एंटेरिक फीवर से और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर होता है जो जिसको बोलते हैं टाइफाइड, टाइफाइड। तो एंटेरिक फीवर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जैसे हम लिखते हैं ना शॉर्ट में ऐसे ड्रग ऑफ चॉइस, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। तो सर एंटेरिक फीवर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सर आपका अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन है जो कि आपकी एंटेरिक फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, अजिथ्रोमाइसिन। अब थोड़ा सा अजिथ्रोमाइसिन के बारे में हम जान लेते हैं, अजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन भी मैंने इसमें एंटीबायोटिक्स का अगली वाली स्लाइड में ऐड किया है। तो जो ये जो कंटेंट बनाता हूँ ना, इसको बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है, ऐसे नहीं बनता ये कंटेंट, पूरी रिसर्च करके कंटेंट बनता है कि ऑप्शन ये दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग फिर स्लाइड को ऐड करना, तो ऐसे नहीं बनता। तो अजिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन के बारे में डिस्कस करना है तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपको बने हुए हैं वीडियो में। तो एजिथ्रोमाइसिन इज करंटली द प्रेफर्ड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग एंटेरिक फीवर टाइफाइड इन मैनी रीजन ड्यू टू वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंट टू अदर एंटीबायोटिक। क्योंकि और बहुत सारी जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं तो इसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंट आ गया मोस्ट। पहले क्या होता था कि जो आपकी स्फेलोस्पोरिन है, जैसे कि आपकी सेफीट्रिक्सोन है, सेफीट्रिक्सोन है, ये यूज करते थे स्टैंडर्ड तौर पर, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट आ गया, तो फिर हमें अपनी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो शिफ्ट करनी पड़ गई है एजिथ्रोमाइसिन पे। पहले ही सेफीट्रिक्सोन यूज होती थी, ठीक है। सेफीट्रिक्सोन किस टाइप की है मैंने अगले में भी डिस्कस करी है, ये एक स्फेलोस्पोरिन है। अगला देखो, अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं सर थोड़ा सा हम किसके बारे में सर, अब बात करते हैं सर हम थोड़ा सा
अपना क्या बोलते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं सर। मतलब कि क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स तो सबको पता ही होगा, एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना, ठीक है। तो दो टाइप की होती है, मतलब एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन के ऊपर भी एक पूरी क्लास हो सकती है। तो इसमें मैंने शॉर्टली में डिस्कस किया है, वन शॉट में क्या किया। एक तो होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक दे। एक होते हैं सर सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को खत्म करे। एक होते हैं सर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करे। एक होता है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। अब ये तो मैंने बोल दिया सर, हाईलाइट कर दिया। थोड़ा सा सर इनके नाम भी बता दो, ठीक है। नाम है सर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में इसमें होती है सारी की सारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम होती है इसमें, ठीक है। बीटा लैक्टम कौन सी, पेनिसिलिन हो गया सर, स्फेलोस्पोरिन हो गया सर, ठीक है। और इसमें सर कार्बापिनम भी आती है, ठीक है, कार्बापिनम। तो ये सारे के सारे क्या करती है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया में, तो उसको ये क्या करती है, पेप्टाइडोग्लाइकन को डिसरप्ट कर देती है, जिस वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके बाद है सर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन सी है सर, टेट्रासाइक्लिन होगी सर, मैक्रोलिड होगी सर, अमाइनो ग्लाइकोसाइड होगी। ये कैसे काम करती है सर, प्रोटीन के सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती है। कैसे इनहिबिट करती है, जो राइबोसोमल फंक्शन होता है उसको ये इनहिबिट करते हैं, क्योंकि राइबोसोम का एक बहुत बड़ा योगदान होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये राइबोसोमल के फंक्शन को क्या कर देती है, इम्पेयर्स कर देती है। क्या क्या याद रखना है सर, आपको याद रखना है सेल वॉल में आपको याद रखना है सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, कार्बापेनम। यहां से बनेगा भाई क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये किसके लिए स्लाइड है, इंपॉर्टेंट पीजीआई और एमसीआर के लिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन गए कि ग्राम पॉजिटिव को पाई का नाम बताओ, वो सबको पता है भाई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई मेमडी लेवल के। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आपको याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलिड एंड अमाइनो ग्लाइकोसाइड। उसके बाद सर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर कौन से हैं, इसमें आपकी आ जाती है एक तो क्यूनोलोन, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करती है, डीएनए रेप्लिकेशन को रोकती है। उसके बाद सर रिफेम्पिसिन, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बढ़ेगा, क्योंकि रिफेम्पिसिन ड्रग आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा जब आप टीवी पढ़ते हो। तो रिफेम्पिसिन किसको टारगेट करती है, रिफेम्पिसिन टारगेट करती है सर ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन आपको पता होगा सेंट्रल डोगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, फिर होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोटीन जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो क्यूनोलोन है वो इंटरफेयर करती है विद डीएनए रेप्लिकेशन, एंड रिफेम्पिसिन करती है वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। नेक्स्ट है सर मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर। मेटाबॉलिक पाथवे जो सल्फोनामाइड है, ट्राइमेथोप्रीम है, ये सारे के सारे ब्लॉक कर देती है एसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे को, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर, वो ऊपर थे सेल वॉल डिसरप्टर। और सेल मेम्ब्रेन में सर आपकी आ जाती है पोलिमिक जीन, डेप्टोमाइसिन, ये सारी की सारी है जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है ना, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को ये टारगेट करती है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है भाई बढ़ने के। अगर मैं सबसे बढ़िया स्लाइड बोलूँ ना मेरी इस पूरे सेशन की, तो ये है वो, क्योंकि यहां से बनते क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सर क्लासिफिकेशन तो बहुत टाइप का कर सकते हैं हम। एक क्लासिफिकेशन होता है सर बैक्टीरिसाइडल वर्सेज बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल, साइडल का मतलब क्या है सर, साइडल का मतलब होता है सर किलिंग। देखो कहीं भी अगर आपको माइक्रो में या कहीं भी जनरली बायोलॉजी में कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही, तो उसका भाई संधि विच्छेद करना आप लोग सीख लो। जितना ज्यादा आप लोग संधि विच्छेद करना सीख लोगे, उतना ज्यादा आप लोग आगे बढ़ोगे, उतना ही आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब जैसे बैक्टीरियोसाइडल, साइडल का मतलब किलिंग। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुकना, यानी कि बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने से वो लोग क्या करते हैं, रोकती है, ठीक है। साइडल का मतलब होती है कंप्लीटली किल कर देती है बैक्टीरिया को, ठीक है। रिड्यूसिंग द डेंसिटी बाय 1000 फोल्ड, यानी कि बैक्टीरिया डेंसिटी को 1000 गुना कम कर देती है, मार देती है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है सर ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को रोकेगी, ठीक है। रिलाइंग ऑन होस्ट इम्यून सिस्टम टू क्लियर देम, ठीक है। ये होस्ट इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने से रोकती है। सारा काम बाकी का इम्यून सिस्टम करेगा, जबकि जो बैक्टीरियोसाइडल है वो क्या करते हैं, कंप्लीटली मार देती है बैक्टीरिया को। अब दोनों को डिस्टिंक्शन कैसे करोगे, डिफाइंड बाय रेशो ऑफ मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसेंट्रेशन, आपने पढ़ा होगा, टू मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन, ठीक है। जो मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसेंट्रेशन टू मिनिमम इनहिबिटर एमआईसी की रेशो लेस देन 4 इज टिपिकली बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। अगर आपकी मैं यहां पर लिखना चाहूं बैक्टीरियोसाइडल,
बैक्टीरिसाइडल में क्या होता है सर, जो आपकी मिनिमम, जो आपकी बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन और मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जब आपकी 4 से कम होगी तो वो क्या करेगी, आपकी क्या करेगी, वो बैक्टीरिसाइडल एज ए काम करेगी, और बैक्टीरियोस्टैटिक जब 4 से ज्यादा होगी तब काम करेगी। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा फार्मा का भी, फार्मा से रिलेटेड भी है, मतलब फार्माकोलॉजी में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, अगला है सर सैल्मोनेला के ऊपर क्वेश्चन। सैल्मोनेला के ऊपर क्वेश्चन क्या है सर, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ऑल सैल्मोनेला आर मोटाइल एक्सेप्ट, ये सारे के सारे सैल्मोनेला की वैरायटी है सर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है सर, सैल्मोनेला की वैरायटी है। इनमें से सारे के सारे सैल्मोनेला क्या है सर, मोटाइल है, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। वो कौन सा सैल्मोनेला जो कि आपका मोटाइल नहीं है, तो मोटाइल नहीं है सर, वो है आपका सैल्मोनेला गैलिनेरम फ्लोरम। ये आपका इसका राइट आंसर है। आगे इसकी हाईलाइट एक्सप्लेनेशन आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो जी, ऑल सैल्मोनेला स्पीसीज आर मोटाइल वाया पेरिट्राइकस फ्लैजिला। ये भी याद रखो भाई, सैल्मोनेला में कौन से टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूं बैक्टीरियल को, तो बहुत सारा इसमें बन जाएंगे आपके। जैसे एक होता है सर लोफोट्राइकस, ठीक है। एक होता है सर पेरिट्राइकस, जब पूरी पूरी बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ फ्लैजिला हो, उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। जब एक टफ्ट में वैसे गुच्छे में हो, उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, लोफो, ठीक है। ये हो गया पेरिट्राइकस। ये होता है सर जब एक साइड हो, तब क्या होता है सर, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। और जब दोनों साइड हो ऐसे, तब उसको बोलते हैं सर एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, यानी कि एम्फी का मतलब होता है दोनों साइड, ठीक है। तो जो आपका पेरिट्राइकस फ्लैजिला है, सारे के सारे सैल्मोनेला में पाया जाता है, प्राइमरली नॉन मोटाइल, एक्सेप्शन बीइंग द सैल्मोनेला गैलिनेरम और सैल्मोनेला फ्लोरम। ये दो है जो कि आपके सैल्मोनेला गैलिनेरम और सैल्मोनेला फ्लोरम जो बैक्टीरिया है, जो कि जिसमें आपका फ्लैजिला नहीं पाया जाता, यानी कि वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। व्हाइल मैनी सैल्मोनेला आर मोटाइल, सैल्मोनेला टाइफी एंड अदर स्टेन लिस्टेड इन द क्वेरी आर टिपिकली मोटाइल एक्स फॉर द टू, जैसे कि जो कि नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल में एक्सेप्शन है वो आपका सैल्मोनेला गैलिनेरम, सैल्मोनेला फ्लोरम आर नॉन मोटाइल, मीनिंग दे दे फ्लैजिला फॉर देयर मूवमेंट। और मोटाइल में आपके सैल्मोनेला एंटेरिडाइडिस, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला चेस्टर और सैल्मोनेला टाइफी। देखो आपको याद रखना है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है भाई। अभी कंफ्यूजन क्या है कि एक तो होता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एक होता है सर सैल्मोनेला टाइफी। इसको लोग ना दोनों को एक समझ लेते हैं भाई। इन दोनों, ये दोनों ना एक नहीं है, ये अलग अलग है भाई, ये आपको याद रखनी है। आप गूगल करके देखना आज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो ये दोनों अलग अलग बैक्टीरिया हैं, कुछ लोग इनको एक समझ लेते हैं। मैं जब पहले पढ़ता था, तो देखो मैं क्या है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ भाई, मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा भाई, मैं अभी भी लर्नर ही हूँ, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम अलग है, सैल्मोनेला टाइफी अलग है, ठीक है। और किताब पढ़ना शुरू करो, ये सारी नॉलेज किताब में मिलेगी आपको, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है पूरा, मतलब क्या क्या पढ़ोगे भाई, ऐसे किताब पढ़ो, किताब में सब कुछ दिया हुआ है। की डिस्टिंक्शन, द नॉन मोटाइल एक्सेप्शंस आर होस्ट अडेप्टेड पैथोजन particularly associated with फ्लोरम डिजीज एंड फाउल टाइफाइड इन पोल्ट्री। ये पोल्ट्री में डिजीज कोज करते हैं, फ्लोरम, फ्लोरम एक पोल्ट्री डिजीज है, ठीक है। एंड फाउल टाइफाइड, जो फाउल, हाँ एक आपने नाम सुना होगा, फाउल पोक्स डिजीज होता है जो कि वायरस कोज करता है, और फाउल टाइफाइड भी होता है, ठीक है। मैं कभी तैयारी कर रहा था भाई बीएससी एग्रीकल्चर की, तो तब पढ़ा था इनके बारे में, थोड़े थोड़े से वेटनरी से डिजीज थे, ठीक है। बहुत पहले की बात है, तो 2016 की बात है, ठीक है। सैल्मोनेला एंटेरिका सब स्पीसीज एंटेरिका सीरोवार, देखो कितनी बड़ी लाइन है भाई। सैल्मोनेला एंटेरिका, सैल्मोनेला एंटेरिका सब स्पीसीज एंटेरिका सीरो वैरायटी गैलिनेरम एंड फ्लोरम आर ओनली सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन डिस्कस्ड इन वेटनरी एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो ये आपको याद रखना भाई, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है यार। माइक्रोबायोलॉजी ना इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, बहुत सारी ब्रांचेज है माइक्रो की, फूड माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, मरीन माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अरे भाई बहुत बढ़िया, माइक्रोबायोलॉजी से बढ़िया सब्जेक्ट ना भाई मुझे नहीं लगता अभी। हालांकि मेरा बहुत इंटरेस्ट बायोकेमिस्ट्री में भी है, लेकिन प्राइमरली अभी क्योंकि माइक्रो में काम करते इतना सारा टाइम हो गया, तो माइक्रो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पानी पी लेता हूँ।
चलिए जी, पानी मेरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, एक बार टाइम देख लो कितना हुआ है। टाइम हो गया भाई, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। कितना है? तो सर अगला क्वेश्चन है, सर अगला क्वेश्चन है, अरे बाबा रावजू अगला क्वेश्चन ला रहे। तो अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ऑल आर सेलेक्टिव मीडिया फॉर विब्रियो एक्सेप्ट, बताइए जी। सारे के सारे है जो सेलेक्टिव मीडिया है, किसके लिए सेलेक्टिव मीडिया गुरुजी? सेलेक्टिव मीडिया सर वो है सारे के सारे विब्रियो के लिए एक्सेप्ट वन। तो ये सारे के सारे सेलेक्टिव मीडिया है, इन चारों में से एक को छोड़कर सारे के सारे सेलेक्टिव मीडिया है विब्रियो कोलरा के लिए, जो कि कोलरा डिजीज कोज करता है। कोलरा डिजीज खोज करता है। कोलेरेई इसका क्या है साइंटिफिक नेम है। कई बार क्या लोग ऐसे यूज कर लेते हैं विब्रियो कोलरा, भाई कोलरा डिजीज का नाम है। कोलरेई है जो वो क्या है, बैक्टीरिया जो कि खोज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसका जो राइट आंसर है वो है आपका, ओ बी पे लग गया यार, रुको एक मिनट इसको मेरे को रेज करने दो। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, जिसको बोलते हैं एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, एपीडब्ल्यू या एएलपीडब्ल्यू भी कई बार लिख देते हैं। तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर क्या है? ये एक एनरिचमेंट मीडिया है। एनरिचमेंट, ना कि सेलेक्टिव मीडिया। ठीक है, तो ये एक एनरिचमेंट मीडिया है। बाकी ये सारे के सारे क्या है, सेलेक्टिव मीडिया। जैसे टीसीबीएस है, टीसीबीएस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज अगार। ठीक है, मॉन्चूर अगार, ये सारे क्या है, सेलेक्टिव मीडिया। अल्कलाइन बाइल साल्ट अगार। ठीक है, तो ये थे सर विब्रियो कोलरा के लिए सिलेक्टिव मीडिया। तो इस स्लाइड से आपको यही पता होना चाहिए। एक तो टीसीबीएस की फुल फॉर्म पता, टीसीबीएस का कलर आपको पता होना चाहिए। टीसीबीएस का कलर का कैसा होता है सर? थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश सा होता है सर। ग्रीनिश ग्रीनिश कलर होता है सर। उसके बाद सर टीसीबीएस पर कैसी कॉलोनी आती है सर? येलो कलर की कॉलोनी आती है सर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, टीसीबीएस विब्रियो कोलरा के लिए क्या है, सिलेक्टिव मीडिया है। तो उसके बाद सर एल्कलाइन बाइल सुक्रोज अगार, ये भी सर बाइल अगार सॉरी। ठीक है, तो ये भी आपका सिलेक्टिव मीडिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अगला है स्यूडोमोनास के ऊपर। भाई स्यूडोमोनास के ऊपर बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। स्यूडोमोनास इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर एसिनिटोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास और एसिनिटोबैक्टर। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? और मतलब स्यूडोमोनास ना, ये सारे के सारे फैक्टर हैं जिनसे हम एसिनोटोबैक्टर से इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्सेप्ट वन, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम स्यूडोमोनास को एसिनोटोबैक्टर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो क्या पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये पढ़ा है कि स्यूडोमोनास और एसिनोटोबैक्टर का कौन सा ऐसा इनमें से क्राइटेरिया जिसके द्वारा ये लोग क्या नहीं होते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ, फिर इसकी जो हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसका क्या करता हूँ, आपको इसका बता देता हूँ आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, नॉन फर्मेंटर। क्योंकि ये दोनों के दोनों, स्यूडोमोनास भी नॉन फर्मेंटर है, एसिनोटोबैक्टर भी नॉन फर्मेंटर है। तो इस वजह से हम इनको क्या नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही कैटेगरी है भाई, दोनों नॉन फर्मेंटर। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, स्यूडोमोनास के बारे में। स्यूडोमोनास क्या है सर? स्यूडोमोनास क्या है सर? स्यूडोमोनास है सर आपका, स्यूडोमोनास के बारे में थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं सर। स्यूडोमोनास इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एसिनिटोबैक्टर बाय ऑल ऑफ द लिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट बीइंग नॉन फर्मेंटर बिकॉज बोथ आर नॉन फर्मेंटर। ठीक है, स्यूडोमोनास एरोजिनस है सर, आपको पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक है, और रोड सेप्ट बैक्टीरिया है जो कि वाटर, सॉइल और प्लांट्स में पाया जाता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोज करता है सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं। और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कोज करता है, और कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस भी कोज करता है। क्योंकि स्यूडोमोनास में बहुत ज्यादा हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पाया जाता है, तो ये क्योंकि बायोफिल्म भी, हाँ ये भी याद रखना है कि ये बायोफिल्म भी आपका प्रोड्यूस करता है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बायोफिल्म भी प्रोड्यूस करता है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है सर, ये कौन सी डिजीज कोज करता है सर? ये कोज करता है सर सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है उसके पेशेंट में ये क्या करता है सर, इन्फेक्शन कोज करता है सर, बर्न वुंड। ठीक है, और इंटेंसिव केयर यूनिट में जो बताया ना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में स्यूडोमोनास एक बहुत बड़ा योगदान, मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। सिग्निफिकेंस सर आपको याद रखना है, सीवियर निमोनिया, बर्न वुंड इन्फेक्शन, यूटीआई में सर स्यूडोमोनास का बहुत बड़ा रोल होता है। स्किन और ईयर डिजीज में ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये आपका डिजीज का नाम है, ये कॉज होता है सर। ट्रीटमेंट सर इसका हाईली ससेप्टिबल, मतलब कि जो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग मैंडेटरी है, क्योंकि जो आपका जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्फेक्शन आर ऑफन ट्रीटेड विद स्पेशलाइज्ड कॉम्बिनेशन सच एज जेंटामाइसिन एंड कार्बी
निसिन। तो ये जेंटामाइसिन और कार्बनिसिन इसके लिए यूज किए जाते हैं स्यूडोमोनास के लिए। तो आपको ये याद रखना है। सॉरी। तो स्यूडोमोनास के बारे में ये सारी नॉलेज है, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेसिमेन शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड। कौन सी स्पेसिमेन है जिसको हम रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को आप बना देते शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड की जगह है, अगर इसमें पूछ लेता फॉर माइकोलॉजी, भाई माइकोलॉजी में सीएसएफ को हम फ्रीज में रख सकते हैं भाई, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोलॉजी पूछा आपसे, ये विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोलॉजी पूछा है। बैक्टीरियोलॉजी में हम सीएसएफ को कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करते, क्योंकि इसमें जो आपकी नेजेरिया होता है वो मर जाता है भाई, नेजेरिया, ठीक है। नेजेरिया मर जाता है, इसलिए उसको हम क्या नहीं करते, क्योंकि नेजेरिया आपको पता है, नेजेरिया गोनोरिया और नेजेरिया मेनिंजाइटिस कोज करता है जो, तो सीएसएफ को इसलिए हम क्या नहीं करते, हम उसको रेफ्रिजरेट नहीं करते, उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। जबकि माइकोलॉजी में काम होने के बाद हम उसको रेफ्रिजरेट करते हैं भाई, ये याद रखना। ये याद रखना भाई, माइकोलॉजी में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम सीएसएफ को, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसका आपको आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियोलॉजी पूछा तो आपको सीएसएफ लगाना है, और विद रिस्पेक्ट टू आपको माइकोलॉजी पूछा तो कभी भी हम उसको बाहर नहीं रख सकते, बाहर रखेंगे तो भाई कंटेमिनेट हो जाएगा सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है सर आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीसीज ऑफ हीमोफिलस शोज सैटेलाइटिज्म एक्सेप्ट। फिर से एक्सेप्ट का क्वेश्चन, भाई एक्सेप्ट का क्वेश्चन मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो इनमें से कौन सा है सर जो कि, मतलब ये सारी की सारी किस किस स्पीसीज है सर, ये सारी सारी स्पीसीज है सर हीमोफिलस की सर। हीमोफिलस की सारी सारी स्पीसीज है, इनमें से सारी सारी स्पीसीज क्या खोज करती है सर, सैटेलाइटिज्म दिखाती है। सबसे पहले तो आपको सैटेलाइटिज्म पता होना चाहिए क्या होता है। तो सैटेलाइटिज्म होता है सर जस्ट जब आपकी ब्लड अगार होती है, जो आपकी ब्लड अगार होती है सर, ब्लड अगार पर जब आप स्टैब की स्ट्रिक लगाते हो, वैसे स्टैब को जब आप इनोकुलेट करते हो, तो स्टैब क्या कोज करता है, स्टैब कोज करता है बीटा हिमोलिसिस, ठीक है। बीटा हिमोलिसिस होगा तो क्या होगा, हिमोलिसिस मतलब क्या है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन। और जब आप स्टैब को स्ट्रिक आपने कर दिया, मान लो स्टैब, ठीक है, और फिर जब आप इसमें ऐसे जब आप उसकी स्ट्रिकिंग करते हो, क्या बोलते हैं अपना इसकी, हीमोफिलस की, तो ऐसे आपको ऐसे कॉलेज मिलेगी आपको, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं सैटेलाइटिज्म, ठीक है। ऐसे ऐसे मिलेगी आपको। ये क्यों है सर, ऐसा क्यों है सर, कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कॉलोनीज कम होती जा रही है। क्योंकि देखो, जो स्टैफ का बैक्टीरिया यहाँ पे है, मैं दूसरा हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। देखो, स्टैफ का बैक्टीरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्टैफ क्या बीटा ह्यूमिलिटी का, तो वो क्या करेगा, हिमोलिसिस करेगा। और हिमोलिसिस करेगा तो क्या करेगा सर, वो फैक्टर रिलीज करेगा सर। अब आरबीसी टूटेगी तो कौन सा फैक्टर रिलीज होगा, फैक्टर 5, फैक्टर 10। ये दोनों के दोनों किसको रिक्वायर्ड होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं सर हीमोफिलस को। नाम में ही सब कुछ है भाई, ठीक है। लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है भाई, ठीक है। नाम में क्या है सर, नाम में क्या है, इसका मतलब क्या क्या बोल रहे हैं, हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमोफिलस, फिलस मतलब लविंग, यानी कि उसको ब्लड से प्यार है भाई। ब्लड से प्यार क्यों है, हीमोफिलस, नाम में ही हीमोफिलस है, ठीक है, क्योंकि ब्लड की इसको रिक्वायरमेंट है। फैक्टर 4 और फैक्टर 10 इसको, सॉरी फैक्टर 9, यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5, ठीक है। फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद, कुछ लोग इसको फैक्टर 2 और फैक्टर X भी बोलते हैं, तो आगे मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। तो हीमोफिलस में नाम में ही सब कुछ है। तो देखो, हीमोफिलस की बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर दी है। पहले इसका राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर है बी, हीमोफिलस डुकराई होता है जो, वो सैटेलाइटिज्म शो नहीं करता, ठीक है, आपको याद रखना है। तो हीमोफिलस डुकराई है, हीमोफिलस डुकराई इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज हाईली फास्टिडियस, ये हाईली फास्टिडियस है, और डजंट प्रोड्यूस द करेक्टरिस्टिक सैटेलाइटिज्म ग्रोइंग अराउंड स्टैफ ओरियस कॉलोनी ऑन ब्लड अगार लाइक
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस एजेप्टिकस। हीमोफिलस क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, प्लियोमोर्फिक कोक्कोबैसिलाई है, जो कि पैस्चुरेलिसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये स्मॉल रोड से बैक्टीरिया है और ब्लड लवर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ब्लड लवर, बिकॉज दे आर नीड फॉर फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5 फॉर ग्रोथ, ठीक है। ये कॉमन जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर आपको हीमोफिलस का कॉमन आपको इनहेबिटेंट मिल जाएगा। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, ये मोस्ट पोटेंट पैथोजन है जो कि मेनिंजाइटिस एंड रेस्पिरेटरी आपका कोज करता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ह्यूमन पैथोजन है, ठीक है, एनकैप्सुलेटेड एंड नॉन टाइपेबल स्ट्रेन है। हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी, ये कॉमन कमेंसल है जो कि एंडोकार्डाइटिस कोज करता है। थोड़ा सा हीमोफिलस के बारे में ये स्लाइड है। हीमोफिलस डुक्राई क्या कोज करता है सर? ये जो कैंक्रोइड होता है, जो आपने पढ़ा होगा जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जब आप क्लास पढ़ते हो तो उसमें कैंक्रोइड पढ़ा होगा आपने। कैंक्रोइड को कौन कोज करता है सर? हीमोफिलस डुक्राई कोज करता है। और हीमोफिलस एजेप्टिकस कोज करता है सर आपका कंजक्टिवाइटिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। वैसे तो सारी क्लास ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, हीमोफिलस डुक्राई के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सर ब्रुसेल्ला। जी हाँ, ब्रुसेल्ला। क्या है सर ब्रुसेल्ला के बारे में? ब्रुसेल्ला के बारे में पूछिए सर। ब्रुसेल्ला इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, ये ट्रांसमिशन रूट ऑफ ट्रांसमिशन दिया हुआ है ब्रुसेल्ला के। तो इनमें से जो कौन सा है जो कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है? तो डायरेक्ट मैन टू मैन में बहुत कम देखा गया ब्रुसेल्ला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका आंसर भी है। और आगे थोड़ा सा ब्रुसेल्ला के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी, और ब्रुसेल्ला में नॉलेज देने के बाद में आपको अपनी थोड़ी सी रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना, ठीक है। तो ब्रुसेल्ला क्या है? एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर, भाई ये याद रखो, ये एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है ब्रुसेल्ला, ये याद रखो, इंट्रासेलुलर, जो कि ब्रुसेलोसिस कोज करता है, जो कि एक मेजर जूनोटिक इन्फेक्शन है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। कैसे फैलता है सर? अनपेस्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट यूज करने से फैलता है सर, ठीक है। या डायरेक्ट जो एनिमल के कांटेक्ट में आ जाते हो आप लोग तब फैलता है, या आपने स्पोर इनहेलेशन, जो आपके जो डेयरी में, डेयरी फार्मिंग में जो लोग काम करते हैं तो उनमें ये क्या करता है? इन्फेक्शन कोज कर लेता है ब्रुसेलोसिस। इट अफेक्ट लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ लीडिंग टू अबॉर्शन इन एनिमल, एनिमल में अबॉर्शन कोज कर देता है। और सिस्टेमिक जो अंडुलेंट फीवर है, आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि अंडुलेंट फीवर इज प्रोड्यूस्ड बाय, जॉइंट में पेन होगा इसमें अंडुलेंट फीवर और पोटेंशियल क्रोमिक कॉम्प्लिकेशन, ये ह्यूमन में कुछ करता है। मेजर स्पीसीज कौन सी है सर? देखो, ब्रुसेल्ला एबोर्टस, एक मैंने बताया ना, अब अबॉर्शन कोज करता है, तो ये वही स्पीसीज है जो कि अबॉर्शन कोज करने वाली है, वहीं से इसका नाम आया है अबोर्टस। स्विश, जो स्विश वर्ड होता है ये पिग के लिए यूज किया जाता है, तो ये पिग में कोज करता है इन्फेक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे स्पीसीज है जो कि ह्यूमन से, मतलब ह्यूमन में भी इन्फेक्शन कोज करते हैं, जैसे कि ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस जो ये कोज करता है आपका गोट में और शिप में, ठीक है। तो काफी ये ब्रुसेल्ला जो आजकल क्या हुआ है, वन हेल्थ अप्रोच चली हुई है, एक वन हेल्थ अप्रोच। इसमें हम सारे के सारे जूनोटिक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और अभी वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर मैंने एक रिसेंटली ही, आगे आने वाली स्लाइड में मैंने ऐड भी किया उसको, रिसेंटली ही मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी जिसकी थीम ही वन हेल्थ अप्रोच थी। तो वहां पर मैं गया, वेटनरी इंस्टीट्यूट में हमारी प्री कॉन्फ्रेंस वर्क्स तो थी, अगली वाली स्लाइड में मैंने अपनी फोटोज डाली है तो वो अभी डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सा ह्यूमन ब्रुसेलोसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ह्यूमन ब्रुसेलोसिस, जिसको अंडुलेंट फीवर भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना भाई, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है सर ब्रुसेलोसिस का? इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट, इनहेलेशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड और टिश्यू, ठीक है। सिम्टम इसमें वही जो मैंने बता दिया आपके, क्लासिकली फीवर आएगा आपका इवनिंग में, स्वीटिंग, हेडेक, फटीग, जॉइंट पेन, आर्थराइल्जिया जिसको बोलते हैं, और हिपेटोस्पिलेनोमेगाली। तो ये थोड़ा सा ब्रुसेलोसिस के बारे में आपको याद रखना है। और आगे मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस की ये सारी की सारी, देखो मैं गया था, हमारी जो IAMM, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नॉर्थ वेस्ट चैप्टर का जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी सर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी ये। MAMC जो अग्रोहा है, मौलाना महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, जो कि हिसार में है, तो वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और एक इससे पहले कॉन्फ्रेंस के ऊपर पहले प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप रखी गई थी। और प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप कहाँ रखी गई थी? ये रखी गई थी NRCE, नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स, जहाँ पर घोड़ों पर रिसर्च होती है। तो ये मेरी कुछ
मेमोरीज है। यहाँ पर इनकी ISO सर्टिफाइड लैब भी है। यहाँ पे यहीं पर इसी लैब में हमारा सारा का सारा प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप थी। यहाँ पर हमने वायरस, मतलब वायरस थीम थी वायरल डिजीज के, तो इसमें हमने वायरल प्ला कैसे कैसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा वायरल प्ला कैसे करते हैं, मैंने इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या होता है वो देखा मैंने, ठीक है। बहुत सारी चीज थी। इसका ना मैंने एक व्लॉग भी बनाया है, वो लोग अपने चैनल पर डाल दिया है, वो लोग आप वहां पर जाकर देख सकते हो। वो लोग चैनल पर पड़ा हुआ है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इस प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप का, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस भी बहुत सारी, मतलब बहुत अच्छी थी। वहां पर मैंने अपना भी वहां पर प्रेजेंट किया था, मेरी रिसर्च, ठीक है। तो ये इनकी लैब थी भाई, भाई मजा आ गया, मतलब 2 दिन ना, इसको बोलते हैं ना कि पूरा पैसा वसूल हो गया भाई। इतनी अच्छी अच्छी चीजें इनकी ना, मतलब वहां के साइंटिस्ट यार इतने डेडिकेटेड थे भाई, क्या बताऊं मैं। इतने डेडिकेटेड साइंटिस्ट थे। और ब्रूसेलोसिस के ऊपर एक हमारे प्रोफेसर थे, ठीक है। उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशन लिया भाई, बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही देसी तरीके से ऐसे समझाया। और वो प्रोफेसर थे ना, वो जो हरियाणा में जो वेटनरी कॉलेज है ना हिसार में, जो वेटनरी कॉलेज है उसका नाम है ना लिवास, जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, लिवास में वो प्रोफेसर है। इतना अच्छा सेशन लिया भाई ब्रुसेलोसिस के ऊपर, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली भाई। वो मतलब बड़ा ही प्यारा सेशन था भाई ब्रुसेलोसिस के ऊपर। सर ने बहुत सारी चीजें, उसके बाद सर ने फिर हमें हैंड्स ऑन टेक्निक बताई, कैसे कैसे रोज बेंगोल टेस्ट करते हैं हम। रोज बेंगोल टेस्ट करते हैं ब्रुसेलोसिस के लिए। रोज बेंगोल, रोज बेंगोल टेस्ट करते हैं। ये एक स्लाइड स्लाइड टेस्ट है, जैसे स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली यार व्लॉग में, आप व्लॉग में देख सकते हो, ठीक है। वो व्लॉग आप चैनल पर अपलोडेड है, वहां पर आप जा सकते हो, व्लॉग देख सकते हो। मैंने ऊपर आई बटन में भी डाल दिया, वहां जाकर आप वो व्लॉग देख लेना। तो ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च का एक्सपीरियंस है। मैं, अगर आप अभी लोग इस वीडियो में बने हुए हैं ना, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीजें अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपका रिसर्च एरिया क्या है। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिसर्च एरिया मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और लिंक्डइन पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन की आईडी है जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, जो वहां से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। तो ये सर्टिफिकेट है मेरा स्टेम सेल मेडिसिन में, स्टेम सेल मेडिसिन में फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च में, ये की थीम थी। और आप लोग भी कर सकते हो, इसकी भी वीडियो बनेगी, बनाई हुई है मैंने, हाउ टू एनरोल इन, हाउ टू डू एनी फ्री कोर्सेज फ्रॉम हार्वर्ड। तो इसकी भी वीडियो डाल दी गई है, तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो कि कैसे मैंने एनरोल किया कोर्स में, क्या कुछ फीस थी। ये कोर्स आप फ्री भी कर सकते हो, ये कोर्स आप पेड भी कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने सारी चीजें डिस्कस करी है उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन तो क्या है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड है। ये थी मेरी रिसर्च का टॉपिक, ये मेरी रिसर्च का टॉपिक था भाई, रोल ऑफ एसिड प्यूरिफिकेशन एंड प्रोटोकॉल कंप्लायंस। और मेरी थी ओरल प्रेजेंटेशन। तो मैं थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो जुड़ सकते हो मेरे साथ, ठीक है। ये भाई पोस्टर प्रेजेंट किया था हमने, मेरा इस पोस्टर में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इस पोस्टर में बहुत बड़ा योगदान है मेरा, ठीक है। तो इस पोस्टर को मिला था फर्स्ट प्राइज, इस पोस्टर को भाई फर्स्ट प्राइज मिला था, ठीक है। फर्स्ट प्राइज मिला था भाई। दिल ना गार्डन गार्डन हो गया था जब आया ना मैसेज कि द पोस्टर गोट द फर्स्ट प्राइज एम्स बठिंडा का। दिल बिल्कुल ही गार्डन गार्डन हो गया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं। भाई सर इतना खुश हो गए ना, जब जिनके अंडर में काम करता हूँ, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसको पहला प्राइज मिलेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कोई केस प्रेजेंट किया था। तो काफी प्राउड मोमेंट था यार। ऐसे ही मैं अपनी रिसर्च जर्नी है जो शेयर करता रहता हूँ। आप लोग भी अपना रिसर्च एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नियर बाय वर्कशॉप हो, कोई भी नियर बाय कॉन्फ्रेंस हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। अगर आप पब्लिकली नहीं कोई चीज बोलना चाहते तो आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट आप कर सकते हो अगर आप एक रिसर्च, आप, मैं देखो, मैं ये सारी चीजें क्यों डिस्कस करता हूँ आपके साथ, थोड़े सा बात कर लेते हैं थोड़ा पर्सनल। मैं ये सारी चीजें क्यों डिस्कस करता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो। इंडिया में रिसर्च के मामले में अभी हमने बहुत कुछ करना भाई। यूएस, यूरोप बहुत आगे चल रहे हैं हमसे। अभी इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा यूथ है, अभी बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, एक रिसर्च कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। तो इस चैनल को आप जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करो यार, जो लोग इस फील्ड में उतर रहे हैं
यंग रिसर्चर जितने भी हैं उनके यहाँ शेयर करो, ठीक है, इस एक्सपीरियंस को। और चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो फॉर द अपकमिंग। और लिंक्डइन पर मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। सो इंस्टाग्राम पर मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ। वहां पर पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ। मेरे 1000 प्लस वहां पर 1000 प्लस मेरे कनेक्शन है, ठीक है। तो मेरे को आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो मेरा काम यही है, आप लोग जहां कहीं भी अभी हो वहां से आगे बढ़ो यार, ठीक है। वहां से आगे बढ़ो। तो मेरी यही आप लोगों के साथ मेरा, अगर आप लोगों का मेरा अगर साथ बना रहा तो अभी बहुत आगे लेके जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये है मेरी लिंक्डइन की आईडी, ठीक है। मैंने ऐड भी कर दिया, ठीक है। ये लिंक्डइन की आईडी है, तो आप जाकर इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, और बहुत सारे लोगों से बात भी होती है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लिंक्डइन की आईडी है। तो बस यहाँ पर मेरे को ऐड करना था, अपना सर्टिफिकेट ऐड करना था मेरे को, आईआईएससी बेंगलोर वाला, तो वो कर नहीं पाया मैं। पिछली वीडियो में मैंने ऐड कर दिया था। तो आईआईएससी बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो वहां से मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था बायोकेमिस्ट्री का, मतलब आरएनए बेस्ड थेरेप्यूटिक्स का। तो वो मैं ऐड करना था, लेकिन अब कर नहीं पाया। बाकी यार, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो लोग चैनल पर जुड़े हुए हो, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, कंटेंट में दम लग रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो अपने भाई को, ठीक है। सपोर्ट कर सकते हो, शेयर कर देना वीडियो को, मैं सबसे एंड में बोलता हूँ। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। एंड आई विल मीट यू सून किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। लैब टेन को इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।